हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर साथ साथ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, यानी कि एक ही वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या? आपने अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बिजली कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या? चार्ज का एक डायरेक्शन में फ्लो, इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये चार्ज क्या होता है? तो चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो रिस्पॉन्ड करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये चीजें तो सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर एंड इट इज वन ऑफ आवर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे, फॉर एग्जांपल इन लाइटनिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वही कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अज्यूम कीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। हम जैसे ये फोन में वीडियो देख रहे हैं, ये भी नहीं देख पाएंगे। फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी 400-500 साल पहले लाइफ हुआ करती थी, साधारण वैसी होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें लेजर मिला है, यानी कि काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिली हैं। हर जगह यूज, आजकल तो जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी क्या होने लगे? इलेक्ट्रिक होने लगे। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपका? चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो। अब आप कहोगे सर ये चार्ज क्या होता है? चार्ज, each matter contains some protons, electrons and neutrons। कि हर मैटर में या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है ये न्यूक्लियस है। अगर कोई एटम है तो उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन मिलेंगे। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं बेटा? रिवॉल्व करते रहते हैं। ये चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो हर मैटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चीजें होती हैं। द चार्ज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है उसके अंदर जो चार्ज है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और जो आपका चार्ज पोजेस होता है इलेक्ट्रॉन में, वो कैसा होता है? नेगेटिव। ये चीज भी आपको पता है। न्यूरॉन हैज द पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन है नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, तो यानी कि ये आपका न्यूट्रल रहेगा। तो ये चीज बेसिकली आपको पता चली। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि एक जैसे चार्जेस रिपेल करेंगे और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये एक जैसे चार्ज है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। चल निकल यहां से, निकल भाई यहां से। तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा, अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव लेकर आऊं, ये भी एक जैसे हैं, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम अनलाइक चार्ज लेकर आते हैं, लाइक एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो कोई बिजनेस है, अगर दो लोग सेम तरह का बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। भाई ये मेरा कंपटीशन है, ये मेरा कंपटीशन, मुझे इससे ऊपर जाना है। ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो बिजनेसमैन है, एक इंसान है उसका बिजनेस अलग फील्ड में है, दूसरा अलग फील्ड में है, तो वो एक दूसरे से बनकर रहेंगे। भाई हाँ, क्या पता मुझे इससे कोई काम हो जाए या मुझे इससे कोई काम हो जाए, और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो एक जैसे चार्ज है वो रिपेल करेंगे, क्योंकि इनका कंपटीशन है। वही कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अपने अट्रैक्ट करेंगे। उम्मीद है इतना क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद भाई इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, हाँ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, हर एक वर्ड का मीनिंग उसमें ही छिपा होता है। देखो, कंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? कंडक्ट।
कंडक्ट यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास हो सके वो आपके कंडक्टर्स होंगे, और जिनसे पास ना हो सके वो क्या होंगे? इंसुलेटर्स। These are those materials in which electrons are free to move anywhere inside the matter, like aluminium, copper, etc. यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो लगभग सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें फ्री नहीं होते। अगर कोई चीज फ्री ही नहीं है तो क्या वो मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर मूव नहीं कर सकती तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जा सकती है? नहीं जा सकती। तो जो आपके कंडक्टर्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, अगर वो फ्री है तो मूव कर सकते हैं। अब मान लो आप हो, अगर आप फ्री हो तो आप इधर उधर जा सकते हैं, भाई टाइम मतलब अच्छी जगह स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्या आप मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, तो अगर ये फ्री हैं तो मूव करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इनको कंडक्टर्स कहा जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जितने भी मेटल्स हैं वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका इंसुलेटर, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, अगर फ्री नहीं होंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, अगर मूव नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी। इसके एग्जांपल आपके प्लास्टिक, वुड, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे भाई? एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, वही द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो चार्ज है उसका मूव करना ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना आपको समझ में आया होगा। जो चार्ज है, चार्ज को आपका क्यू से लिखा जा सकता है। चार्ज को किससे लिख सकते हैं भाई? जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। तो यहां पर, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से। तो आपका करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसलिए आई को मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। तो आपका आई किसके इक्वल रहेगा? क्यू अपॉन टी। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। आगे देखिए, वही इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। जो करंट है उसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू बाय में टी। रेट ऑफ फ्लो means the amount of charge flowing through a particular area in unit time। तो वही इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? I is equal to Q upon T। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए भाई, if a net electric charge Q flows through a conductor, वही है टाइम t में, ऐसा यूनिट जो है वो आपकी क्या होती है? एम्पियर। जो करंट है, करंट की एसआई यूनिट, भाई सबसे पहले आपका चार्ज आया था तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। और जो आपका करंट है, करंट की क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर होते हैं। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और कूलम को सी से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय में टी। अब जो आई है यहां पर, आई की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। क्यू चार्ज की यूनिट क्या होगी आपकी? कूलम। और टाइम की सेकंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो गया? 1 कूलम पर सेकंड। ये भी आपका पूछा जा सकता है, आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो 1 एम्पियर है वो किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो क्या रहेगा? 1 कूलम पर सेकंड। तो वही एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो उल्टी होती है चार्ज की डायरेक्शन से। मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं तो करंट इस साइड मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की
और करंट की डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट होती है। क्या होती है भाई? ऑपोजिट। उम्मीद है ये भी क्लियर। आगे देखिए भाई, वही नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो करंट नेगेटिव अगर इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव इधर जाएगा तो करंट भी इधर। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन करंट की उल्टी होती है, लेकिन अगर सेम यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी? सेम। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर से फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इन इंसुलेटर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स होते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते, और अगर मूव नहीं कर सकते तो हम क्या कह सकते हैं? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। आगे देखिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने इतने बैचेस पढ़ाए, उसमें से 12th में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी पोटेंशियल डिफरेंस की नॉलेज नहीं होती। तो बिल्कुल आसान टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे बता देंगे सर वोल्टेज या वोल्ट मीटर से आपका मतलब मेजर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन उनको क्लियर नहीं होती। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आपके पास क्या है? कोई चार्ज है, कोई चार्ज इन्फिनिटी पर है, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लीजिए यहां पर इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है, उसको वहां से यहां लेकर आना है, तो वहां से यहां लेकर आने में कुछ वर्क डन होगा, तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन को आपका पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मान लो एक तो यहां इस पॉइंट पर लेकर आए और एक इसी चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आए, तो यहां पर अलग वर्क डन होगा, यहां पर अलग वर्क डन होगा, तो इनके डिफरेंस को ही क्या कहा जाएगा? इनके अंतर को ही क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? क्या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह क्या होती है आपकी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर आपके मान लो अलग अलग पॉइंट है, तो यहां अलग चाहिए और यहां अलग वर्क डन होगा, तो इन दोनों के वर्क डन के बीच जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वही कितना वर्क डन लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेकर आने में। तो आगे देखिए, 1 volt is the potential difference between 2 points if 1 joule of work done has to be done in taking a charge from one point to another। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्या भी लिख सकते हैं भाई? वर्क डन बाय चार्ज। क्या भी लिख सकते हैं? वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है, तो V किसके इक्वल होगा? W बाय Q। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसको 1 वोल्ट से लिख सकते हैं। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है या ये चीजें आपके 1 मार्क में पूछी जाती हैं तो ये आप गलत नहीं करेंगे, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सेल। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। कि जो बैटरी है, देखो आपका हम सेल अगर बनाते हैं तो ये सेल का डायग्राम हो जाएगा भाई। जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव वाला होता है वो मतलब छोटे वाला होता है उसका वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर हमें बैटरी बनानी है तो बैटरी में हमें बहुत सारी सेल लगानी पड़ेंगी, तो ये आपकी क्या बन गई? बैटरी का सिंबल। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल generated due to chemical reaction within the cell when cells is connected to a conducting wire, current flows from high potential to low। एक चीज और, अगर आपका पूछा जाए कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये समझ में नहीं आया तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए आपका, भाई मान लो आपके पास क्या है? पानी की दो टंकी। क्या है? पानी की दो टंकी। तो एक टंकी मैंने यहां पर
बना लेते हैं भाई, एक टंकी ये और एक टंकी और बना दी साथ में, और इनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया मैंने। किससे कनेक्ट कर दिया भाई? पाइप से। अब मान लो ये टंकी पानी की भरी हुई है, इट इज फुल ऑफ वाटर, और ये बिल्कुल खाली है, और यहां पर हमने एक टैप लगा रखी है। टैप अगर लगा रखी है, इस टैप को जब ओपन करेंगे तो ये पानी कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां फ्लो करेगा। क्या ऐसा होगा कि यहां से यहां जाएगा? नहीं। तो ज्यादा पानी से कहां की तरफ जाएगा? कम की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों बराबर इक्वल ना हो जाए। कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। तो हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ज्यादा कंसंट्रेशन से चीजें कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? ज्यादा से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी आपकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वही जिसमें आपका क्या करें, सभी डायग्राम्स को बना दें। वही इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल फिगर गिवन, मतलब मान लो आपके पास एक बल्ब है, ये बल्ब बना दिया, यहां पर एक बैटरी बना दी, और यहां पर एक की बना दी। तो ये क्लोज पाथ हो गया करंट का। इसी को क्या कह दिया जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहा जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो करंट कहां से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो वही ये एक क्लोज पाथ हो गया करंट का। तो इसके क्लोज पाथ को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे देखिए, सर्किट डायग्राम वही एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहां पर एक डायग्राम बना दिया हमने, यहां एक बैटरी लगाई, बैटरी से यहां से करंट आएगा, ये ग्लो कर पाएगा। क्या ऐसा होता है कि एक वायर से हमारा बल्ब ऑन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो आपका सर्किट है वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ये क्या है? क्लोज। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जैसे ये एग्जांपल से आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर एक की लगा रखी है, यहाँ पर एक क्या है? सेल है, और यहाँ पर क्या है? एक बल्ब। तो यहाँ पर वायर से ये आपका जो बल्ब है, ये आपका जो बल्ब है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये सर्किट आपका क्या हो गया? कंप्लीट। तो इस बैटरी की, इस सेल की हेल्प से हमने बल्ब को ग्लो कर दिया, तो ये एक क्लोज पाथ हो गया। तो इसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे देखिए भाई, एमीटर। एमीटर apparatus to measure the value करंट। अगर हमें करंट मेजर करना है तो किस एपरेटस से मेजर किया जाता है? उस एपरेटस को क्या कहा जाएगा? एमीटर। सो एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। जो करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होगा, उसको आपका एमीटर कहा जाएगा। तो देखिए, an apparatus to measure the value of current, it is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured। तो वही कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये क्या करता है? हमें करंट की वैल्यू बताता है। अब एम्पियर इसकी यूनिट होती है, तो बीच में हमने लिख रखा है, मतलब इसमें होता है जब अगर इसमें से करंट जाएगा तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो ये सुई आपकी मूव करेगी, अगर कम होगी तो वापस आ जाएगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा जाएगी, कम होगा तो कम। तो ये क्या होता है? एपरेटस, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। आगे देखिए भाई, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? एक ऐसा एपरेटस जो यूज किया जाता है वोल्टेज को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर एंड एपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric circuit, it is always connected in parallel। तो ये क्वेश्चन मतलब आपका इंपॉर्टेंट है। जो एमीटर है वो सर्किट से सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो सीरीज से पैरेलली कनेक्ट होता है। इस चीज को, इस कंसेप्ट को भी हम आगे पढ़ेंगे कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अभी आपको याद क्या रखना है कि जो एमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्ट होता है? आपका पैरेलल। आगे देखिए भाई,
भाई ये वही आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है, तो ये आपका पैरेलली कनेक्ट है। अगर एक लाइन में कनेक्ट हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट। सर कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। उसके बाद मेन क्या है आपका, ओम्स लॉ। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि वी के। Ohm's law states that current is directly proportional to potential difference between two point, कि पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो I को हम क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे V की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे I की वैल्यू डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, V के। तो हम क्या भी कह सकते हैं कि V भी तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो जो कांस्टेंट है यहां पर उसको हम R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R। इसको R को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। R यहां पर क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो V आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब इस साइन को हटाएंगे तो बीच में एक कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट है वो मैंने यहां पर R लिख दिया। R बोले तो रेजिस्टेंस, R बोले तो क्या, रेजिस्टेंस। वेयर R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, ये क्या नई चीज आ गई, तो वो भी देखिए। रेजिस्टेंस is the property of conductor which resist the flow of electric current through it। मान लो कोई सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो एक फोर्स होती है जो उसको अपोज करती है, रोकती है, उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ऐसे ही करंट भी मूव कर रहा होगा लेकिन कोई चीज उसको भी रोक रही होगी, तो जो उसको अपोज करती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको रोकने वाली चीज को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पर मतलब मूव कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन। तो ऐसे ही अगर करंट जा रहा है उसको अपोज करने वाली चीज को रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called resistor। उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है आपका, रजिस्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये आपका किसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, OHM, ओम। और इसका एक सिंबल होता है जो ऐसे, ये वाला किसका सिंबल है, ओम। यानी कि या तो हम ओम लिख सकते हैं पूरा, या ये सिंबल बना दो, दोनों सेम चीज है, हो जाएगा। भाई ये आपका एक सर्किट है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है रेजिस्टेंस आपको समझ में आया। तो वही रेजिस्टेंस, 1 ohm of resistance is equal to flow of 1 ampere of current through a conductor between two points having potential difference equal to 1 volt। देखिए आपका V किसके इक्वल आया था, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर R की वैल्यू निकालनी है, ये I मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, तो R की वैल्यू क्या आ गई, V बाय I। तो R की यूनिट क्या होती है, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 ओम किसके इक्वल रहेगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो इस यही चीज इसने यहां पर लिख रखी है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वही 1 ओम 1 वोल्ट बाय एम्पियर, यही चीज मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट है भाई, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, तो कुछ एक चीजों पर क्या डिपेंड कर रही होगी। तो आपका जो रेजिस्टेंस है 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, 4 चीज, लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। क्या, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर।
अब लेंथ पर कैसे, जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा एरिया कम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन करके क्या मैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A लिख सकता हूं। जब इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहां पर क्या कहलाएगा, रो। क्या कहलाएगा, ये जो कांस्टेंट है इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम आपका क्या है, रेजिस्टिविटी। दूसरा नाम क्या है भाई, रेजिस्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है ये आपका ऐसे, जैसे P बनता है ना, P तो ऐसे बनता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना, ऐसे। तो इसको कहा जाता है रो, जिसे हिंदी में कहते हैं ना भाई रो। तो इसको क्या क्या कहा जाता है आपका, रो। तो रेजिस्टिविटी भी आपको समझ में आया क्या, अगर R जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। चीजें क्लियर। अगर मुझे यहां से रो की वैल्यू निकालनी है तो देखिए भाई, ये लेंथ यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी डिवाइड, तो R बाय L। और ये एरिया यहां डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। मीटर से मीटर कटा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम मीटर। इसकी यूनिट आपकी क्या रहेगी, ओम मीटर। तो वही लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज सारी समझ में आ गई। तो इनको एक बार नोट डाउन करो। आगे देखो भाई, वही ये कंबाइन करके अपना ये फॉर्मूला बना दिया, रो L बाय A। वही रो जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है, हो जाएगा। वही नेचर ऑफ मटेरियल किस पर भी डिपेंड करता है, नेचर, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की वायर्स होती हैं, एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हर एक की रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। क्लियर है भाई ये। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कैसे मतलब इफेक्ट आएगा, तो टेम्परेचर पर वही रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब ये कैसे सर, ये भी समझिए। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मान लो ये पार्टिकल जा रहा था, लेकिन मूव करने से ये पार्टिकल यहां पर आ गया, अगर यहां पर आएगा तो ये इससे टकराएगा, और टकराकर यहां जाने की बजाय वापस आ जाएगा। तो ये इधर उधर इसके अंदर जिगजैग मूवमेंट होगी, जिगजैग मूवमेंट के बाद ये वहां जा पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो बॉम्बार्डमेंट होगा, जिगजैग मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज भी आपको क्लियर। वही यूनिट की बात हमने की थी, तो वही ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो किसके इक्वल आया आपका, ओम मीटर के इक्वल आया। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आगे देखिए भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसे लग रही है। हाँ, मटेरियल हैव रेजिस्टिविटी ऑफ रेंज, जिनकी रेंज इतने से इतने के बीच में होती है,
यानी कि 10⁻⁻8 से -6 के बीच में अगर है तो वो आपके वेरी गुड कंडक्टर हैं। जैसे सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है तो और अच्छा रजिस्टर मतलब अच्छा क्या है कंडक्टर है। जो आपका कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी 1.62 इंटू 10⁻⁻8 होती है तो वो भी एक क्या है अच्छा कंडक्टर। लेकिन रबर वगैरह की क्या होती है मतलब इंसुलेटर में हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है इसीलिए। हो जाएगा भाई। उसके बाद रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, भाई अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। नेक्स्ट भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है अपना फिक्स, एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है फिक्स होता है। एक हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ज्यादा कम, तो जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसी को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। मेन रेजिस्टेंस का सिंबल आपका ये होता है, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा इसमें एरो लगा दो, बस क्या लगा दो एरो। या फिर जो मेन रेजिस्टेंस था वो आपका ये होता है, इसमें ऐसे करके एरो लगा दो। ये भी किसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है आपका रियोस्टेट रहेगा। आगे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वही चीजें दे रखी हैं। ऐसे हम इसको ग्राफ से मतलब देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट क्या होगा इंक्रीज। अगर मान लो ये मान लो 5 है, 10 15 20 5 10 15 20, तो ये 5 है, ये 5 10 10 15 15 20 20, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो जो स्ट्रेट लाइन जाती है ये आपका क्या होता है रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या ग्राफ होता है, यानी कि ये एक साइड करंट बना दिया एक साइड क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो आपका रेजिस्टेंस है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये चीज भी आपको क्लियर। आगे देखिए भाई रेजिस्टेंस आपके अगर 2 या 2 से ज्यादा है, भाई जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझना, इसको रहने दो एक बार। जो मैं समझा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस, अब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस या तो आपके सीरीज में होंगे या पैरेलल होंगे। तो ये चीज देखिए, पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज कि जब आपके रेजिस्टेंस कैसे हो सीरीज में हो। तो यहां पर मैंने 1 2 और 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में कनेक्ट करना। तो देखिए यहां पर एक बैटरी लगा दे और यहां पर की हो गई, तो ये जब वाला जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने R1 कहा, इसको R2 कह देंगे और इसको क्या कहा जाएगा R3। अब करंट कहां से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव से कहां गया नेगेटिव। R1 R2 R3 आपके कितने रेजिस्टेंस हो गए 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब याद रखना सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है करंट सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहेगा डिवाइड क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 इसका V2 इसका V3 और करंट सभी में सेम रहेगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं I। करंट क्या रहेगा आपका I रहेगा सेम। तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 और यहां से लेकर यहां तक जो है उसको क्या कह देंगे V3। उसको क्या कह देंगे भाई V3। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए भाई आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है IR के इक्वल होता है। अगर मुझे फर्स्ट वाला निकालना है तो V1 किसके इक्वल होगा IR1। ऐसे ही V2 किसके इक्वल होगा IR2 और ऐसे ही V3 किसके इक्वल होगा IR3।
तो यहां पर वी आई आर के इक्वल, V1 आई आर वन के इक्वल, V2 आई आर टू के इक्वल और V3 आई आर थ्री के इक्वल, क्योंकि करंट तो सभी में सेम है। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V को मैं क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई तीनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब V की वैल्यू क्या है सर, आई आर। ऐसे ही V1 की वैल्यू क्या है, IR1, तो IR1। V2 की वैल्यू क्या है, IR2, तो IR2। एंड V3 की वैल्यू क्या है, IR3, तो IR3 मैंने यहां पर लिखा। अब IR एज इट इज, इन तीनों से कॉमन क्या आ गया, आप कहेंगे सर I कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज क्लियर। I से I कैंसिल आउट हुआ, तो आपकी R की वैल्यू क्या रहेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो सीरीज है, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम तीनों को ऐड कर देंगे। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका, तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये आपका यहां पर रिजल्ट रहेगा। एक बार इसको नोट डाउन करो। उसके बाद पैरेलल वाला समझते हैं। पैरेलल वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, आपके पास क्या है, तीन रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट हैं इन पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, देखो एक रेजिस्टेंस मैंने ये मान लिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये मान लिया, और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ये मान लिया, और वही एक किससे, बैटरी से कनेक्ट है, और यहां पर एक की लगा दी। क्लियर है। तो करंट यहां से जाएगा। मैंने क्या कहा था कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मतलब अलग अलग होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। यहां इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो देखो यहां से रास्ते बट गए, रास्ते बट गए तो करंट भी बढ़ जाएगा। करंट बटेगा तो यहां का करंट मैंने मान लिया I1, यहां का करंट मैंने मान लिया भाई I2, और यहां का करंट मैंने क्या मान लिया, I3। ये अलग अलग रास्ते से अलग अलग करंट जाएगा। ये चीजें क्लियर, ठीक है। लेकिन तीनों मिलकर टोटल करंट तो I ही रहेगा, तो ये I करंट आपका यहां से आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V आपका किसके इक्वल होता है, IR। अगर मुझे यहां से I की वैल्यू निकालनी है, क्या रहेगी, V बाय आर। I की वैल्यू क्या रहेगी भाई आपकी, V बाय आर। अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, V बाय R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R2। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R3। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है, तो इसलिए I1 किसके इक्वल, V बाय R1, I2 किसके इक्वल, V बाय R2, और I3 किसके इक्वल, V बाय R3। ये चीजें क्लियर। अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर I की वैल्यू पुट करें क्या आएगा, V बाय R। I1 की वैल्यू V बाय R1, I2 की वैल्यू V बाय R2, और I3 की वैल्यू V बाय R3। अब आप यहां देखोगे तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा V, यहां तो आ गया V बाय R। यहां पर अगर V कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3। ये तीनों चीजें आपकी कॉमन आ गई, V से V कटा, तो हम क्या कह सकते हैं, 1 बाय R किसके इक्वल रहेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल में जो रिजल्ट है वो आपका क्या रहेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। पैरेलल में कैसे होगा, सीरीज में कैसे होगा, मैंने डिटेल में हर एक चीज आपको समझा दी कि अगर सीरीज में तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तीन या कितने भी हो सकते हैं, तो आपका करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। लेकिन अगर पैरेलल की बात हम करें तो पैरेलल के केस में क्या होगा, करंट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तो आगे देखिए, उम्मीद है भाई नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। तो आगे इसने क्या कहा,
वही सीरीज में आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा, और जो पैरेलल है, पैरेलल में 1/R1 1/R2 1/R3। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ज्यादा है तो 1/Rn तक लेकर चल सकते हैं। डिवाइसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, देखो दो तरीके होते हैं कनेक्ट करने के। एक सेल है, तो हमने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है। और दो बल्ब को ऐसे मतलब अलग अलग कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या कहेगा, पैरेलल में कनेक्ट है। तो आपके जो घरों में सर्किट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल में। अब पैरेलल में क्यों होते हैं सर, सीरीज में क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए, मान लो यहां से करंट आया, अब ये बल्ब है आपका फ्यूज, फ्यूज है तो ये जलेगा नहीं। अगर नहीं जलेगा तो करंट आगे पहुंचेगा नहीं, अगर नहीं पहुंचा तो ये भी फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज नहीं होगा मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। यानी कि अगर एक सर्किट भी आपका नहीं काम कर रहा तो आगे का एक भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये वाले हम घरों में यूज नहीं होते। जो आप दिवाली पर लेट लगाते हैं, जो लाइट लगाते हैं, उसमें क्या होता है आपका, यही सीरीज का कनेक्शन होता है। इसलिए अगर बीच में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आगे की सारी लड़ी जो है काम नहीं करती, लाइट पूरी काम नहीं करती। जहां तक मतलब सप्लाई है वहां तक काम करेगा। क्लियर है? लेकिन पैरेलल में घरों में ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। नहीं, सारी चीजें काम करते हैं, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है। इसका अलग से करंट है और इसका अलग से करंट है। क्लियर है भाई? आगे देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके डोमेस्टिक सर्किट्स हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा, पैरेलल में। और पैरेलल में क्यों होते हैं? ताकि अगर एक कंपोनेंट आपका आउट ऑफ सर्विस चला जाए तो बाकी सभी काम करें। ये ना हो कि एक के खराब होते ही सारे मतलब काम करना बंद कर दें। हो जाएगा भाई? आगे देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। एडवांटेज क्या है पैरेलल कनेक्शन की, कि हम पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं घरों में? पहला है, इन सीरीज कनेक्शन आइदर ऑल डिवाइसेस आर ऑन, या सभी बंद होगी। जैसे आपकी लीड होती है, लाइट होती है, अगर हमने ऑन की तो सारे के सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर को हम ऑन कर सकते हैं? नहीं होता। तो वो सारे सीरीज में कनेक्ट हैं, या तो सारे के सारे जलेंगे या एक भी नहीं जलेगा। तो ये इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। बट इन पैरेलल अलग अलग कई अलग अलग सप्लाई होती है, तो हम किसी को भी ऑफ कर सकते हैं और किसी को भी ऑन कर सकते हैं। सेकेंड, इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स, अगर एक डिवाइस काम ना करें तो ऑल डिवाइसेस विल टर्न ऑफ, सभी की सभी खराब हो जाएंगी। खराब तो नहीं मतलब काम नहीं करेंगी, क्योंकि करंट की सप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, बट इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स रेस्ट ऑल वर्क फाइन, कि अगर एक फेल हो जाती है तो बाकी सारे काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे भी काम नहीं करेंगी, सभी के सभी सर्किट, सभी के सभी कंपोनेंट्स आपके काम करेंगे। नेक्स्ट, इन सीरीज कनेक्शन ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करंट, कि सभी में सेम करंट जाएगा। तो मान लो कोई छोटी चीज है उसमें भी ज्यादा करंट जा रहे हैं, बड़ी चीज है उसमें भी ज्यादा, लेकिन पैरेलल में अलग अलग करंट हमारी नीड के अकॉर्डिंग जा सकता है। बट इन पैरेलल कनेक्शन डिफरेंट जो है नीड डिफरेंट करंट फॉर प्रॉपर वर्किंग। अब देखो, एक बल्ब है इसको कम करंट चाहिए, एक हीटर है उसको ज्यादा चाहिए, जैसे ये स्क्रीन है इसको ज्यादा चाहिए, लेकिन एक आपका मॉनिटर है छोटा सा उसको कम चाहिए। तो अलग अलग की जो नीड है वो कंप्लीट करता है आपका क्या, पैरेलल सर्किट। आगे देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? अब मान लो आपने कभी मतलब जो कूलर है या फ्रीज है या फिर हीटर है, उसकी वायर जब सर्किट से निकाली है, जब प्लग मतलब जो स्विच है उसमें से निकालोगे तो वो आपको गर्म मिलेगी। जो उसका जो स्विच है वो क्या मिलेगा, गर्म। अब वो गर्म क्यों हो जाता है? मान लो किसी चीज में ज्यादा टाइम के लिए करंट अगर फ्लो करता रहेगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से हीट होती है। उसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से हीट, मान लो आप हो, आप कोई काम कर रहे हो, चलते जा रहे हो तो एक टाइम पर जाकर थकोगे। तो ऐसे ही ये है आपका, तो ये भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। मान लो कोई इंजन है, गाड़ी है, अब गाड़ी को चलाए जा रहे हो, एक टाइम आकर तो रोकनी होगी, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका इंजन